Recording in progress. Rashtriya Bauddh Mahasabha welcome you in this constitutional webinar. राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, ये मेरा डिक्लेरेशन है, भारत के समस्त नागरिकों के लिए ये मेरा डिक्लेरेशन उपलब्ध है और निश्चित रूप से जो है सभी लोग इस डिक्लेरेशन के विषय में जानते हैं, तो ये इन चीजों को रिपीट करने की आवश्यकता मुझे बार बार नहीं है। फिर भी मैं ये बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं भारत के संविधान के अंतर्गत जो लीगल अवेयरनेस का कार्यक्रम है, देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, उसको बताने के लिए बिना किसी आर्थिक लाभ के निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन से आप लोग वाकिफ हैं। एक मिनट मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, किसी ने डिस्टर्ब किया है। कोई तो ऐसा है जो मीटिंग में रहता है और मीटिंग को डिस्टर्ब करता है। देश में संविधान विरोधी भी हैं, तो उनका काम ही है विरोध करना। मैं बता रहा था कि यह डिक्लेरेशन जो मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया है, वह इस बात का प्रतीक है कि मैं किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता हूँ और भारत के संविधान का समर्थन करते हुए धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किए जा रहे विभेद का समर्थन भी मैं नहीं करता हूँ। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित संविधान का जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के उद्देश्य से भारत के समस्त नागरिकों को मैं संविधान की जानकारी प्रदान करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध पूर्व एमएलसी, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं संचालन कर रहे माननीय चरण दास प्रजापति जी, प्रदेश सचिव एवं आईटी सेल मध्य प्रदेश आरबीएम एवं भारत देश के समस्त नागरिकगण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त
पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि भारत देश के अंदर संविधान द्वारा शासन किया जा रहा है और इस संविधान के शासन करने के लिए जो मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो वर्तमान समय में विधायिका, कार्यपालिका के ऊपर चर्चा हो चुकी है और हम लोग महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भारत के संविधान के अंदर जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में न्याय की बात की गई है। न्याय देश के नागरिकों को उपलब्ध होना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप देख रहे हैं कि मैं भारत के संविधान की उद्देशिका आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और भारत के अंदर सभी लोगों का यह कर्तव्य है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का, कि वह इन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करे। इन उद्देश्यों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है और इस न्याय को प्रदान करने के लिए भारत के अंदर एक न्यायिक सिस्टम जो बनाया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो जजेस की नियुक्ति होनी है, उस संबंध में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और 125 के अंतर्गत न्यायाधीशों की वेतन वृद्धि के संबंध में भी मैं बता चुका हूँ। किस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कॉलेजियम के विषय में भी मैं बता चुका हूँ। तो आज जिस विषय में हम लोग को चर्चा करनी है वह है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 के अंदर बताया गया है कि न्यायाधीशों को किस तरह से नियुक्त किया जाएगा। अब न्यायाधीशों के नियुक्ति के अंदर जो समस्याएं आती है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, जल्दी आप लोग के सामने आ जाएगी। और क्या क्या समस्याएं हो सकती है, स्क्रीन शेयर में कुछ बार बार दिक्कत सी हो रही है और ऐसे लगता है कि कोई समस्या आ रही है।
खैर एक बार जूम को फिर से चालू करना होगा। एक बार मैं फिर से जुड़ता हूँ, क्योंकि जूम की सेटिंग कोई डिस्टर्ब है। तो जब तक मैं बात भी करता जा रहा हूँ और जूम को फिर से जोड़ता हूँ, तो मैं ये मीटिंग लीव कर रहा हूँ, फिर से करता हूँ। तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को भारत के संविधान के अंतर्गत कि किस तरीके से भाग 5 के अंदर जुडिशरी के संबंध में बताया गया। और एक बार फिर शेयर करता हूँ। मुझे वो होस्ट का पावर दीजिए ताकि मैं स्क्रीन को शेयर कर सकूँ लैपटॉप को। योर स्क्रीन शेयरिंग इज होस्ट। देखिए आपके यहाँ से कोई सेटिंग है क्या? ये एक टेक्निकल समस्या कहाँ से आ रही है पता नहीं। योर स्क्रीन शेयरिंग इज होस्ट लिख के आ रहा है, दोबारा से मैंने डाल दिया है। तो खैर छोड़िए। संविधान के विषय में तो जानकारी हो ही जाएगी आरडीओ के। टेक्निकल टीच को टेक्निकल एडवाइजर के माध्यम से। एक मिनट होल्ड कर।
सर शायद नेटवर्क इशू है, इस वजह से स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रीन भी यहाँ जा रही है, देखेंगे। स्क्रीन शेयर पॉज हो गया। ऑडियो को म्यूट कर दें 1 सेकंड के लिए। हेलो। जी सर, स्क्रीन शेयर है। हाँ, अब आ गई। एक्चुअली जब तक स्क्रीन जो है आप लोग को नहीं दिखेगी, थोड़ा समझ में आने में दिक्कत होती है। तो अनुच्छेद 126 की आवश्यकता। कंट्रोल एफ से फुल स्क्रीन हो सकती है सर। कंट्रोल एफ है ना, कंट्रोल एफ से प्रेस करें आप। कंट्रोल एफ, कंट्रोल F5 F5 ओके। F5 F5 ठीक है। नहीं सर, अभी नहीं हो पाई है। डायरेक्ट F5 प्रेस करने, कंट्रोल छोड़ के। कंट्रोल 5 को हमने चालू किया। कंट्रोल बगैर कंट्रोल के F5 कर दीजिए, बड़ी स्क्रीन हो जाएगी इसमें। आप ये स्लाइड खोल लीजिए। फाइल डिस्क्लोज हो गई है शायद। फाइल को दोबारा खोल के सर F5 करें तो डायरेक्ट हो जाएगी। फिर एंटर करके आप नेक्स्ट स्क्रीन जो है उसको शेयर करते जाएंगे। ओके जी सर, बिल्कुल शेयर हो गई है स्क्रीन। आप डायरेक्ट F5 कर सकते हैं तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक, ओके। F5 ठीक है सर, नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, दिख रहा है।
चलिए ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 126 में बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी कि पहली कंडीशन ये है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, खाली हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से या किसी अन्य कारणों से अनुपस्थित हो या कोई और अन्यथा उनको समस्या हो जाए, तो फिर वैसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश का कार्य भी तो करना अनिवार्य है। जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर एक प्राचार्य होते हैं, जब वो नहीं होते हैं, किसी कारण से अवकाश पे होते हैं या किसी अन्य वजह से उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर जो है उनकी जगह पे कोई तो कार्य देखते ही। तो अब मुख्य न्यायाधीश का पद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पर अगर नियुक्ति नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट नहीं है, और वह पद खाली है या किन्हीं कारण से वह अनुपस्थिति या जो है अन्य कोई दूसरा कारण जिसके कारण जो है वह नहीं है वहां पे, तो अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो है वहां पर उपस्थित नहीं है, तो वैसी स्थिति में किसी को एडहॉक पर जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किन किन कारणों से? पहला तो यह है कि पद खाली है मुख्य न्यायाधीश का। दूसरा ये कि जो है वह किन्हीं कारणों से जो है अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है। तो असमर्थता का कारण तो फिजिकल भी है, फिजिकल फिटनेस, मस्तिष्क से असमर्थ हो जाना, कोई ऐसा कारण जो कि जो है न्यायाधीश जो है मस्तिष्क ही ऐसी स्थिति में आ जाए जिसकी वजह से वह अपने पद के अनुरूप कार्य करने में सक्षम न रहे, फिजिकल समस्या खड़ी हो जाए, तो वह असमर्थ हो जाए। जैसे बहुत सारे कारण हैं, तो इन सब कारणों के होने के कारण जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी पोस्ट पर जो है कार्य तो होना ही चाहिए। एक खाली तो नहीं रखा जा सकता, और एक असमर्थ व्यक्ति को पोस्ट पे भी नहीं रखा जा सकता। और जब वो अनुपस्थित है किन्हीं कारणों से, लॉन्ग टर्म से, तो भी उस पोस्ट को खाली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण पद है ये मुख्य न्यायाधीश। इसलिए उस पर एडहॉक के रूप में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। When the office of Chief Justice of India is vacant, or when the Chief Justice is by reason or absence of otherwise unable to perform the duties of its office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint for the
और पक्ष। कहने मतलब है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश कारण या अनुपस्थिति या अन्यथा अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाए और राष्ट्रपति के रूप में न्यायालय इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो जो भी जो है चीफ जस्टिस अनुपस्थित होंगे, असमर्थ होंगे या जो है किन्हीं कारणों से कार्य करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 126 उन्हीं के कार्यालय से एक न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। अब इस संबंध में ये एक इशू भी है कि क्या एक एडहॉक पर जो है काम करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त होता है, क्या एडहॉक पे जो है नियुक्त किया जा सकता है? तो ये सवाल जो है उत्पन्न होता है। और जब ये आर्टिकल भारत के संविधान के अंदर रखा जा रहा था, इस पर भी एक कई प्रश्न जो है रखे गए थे, परंतु जो है इसको एज इट इज जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। इस पर किसी भी प्रकार इस तरीके से अडॉप्ट की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत रखी गई, क्योंकि जब तक इस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो जाती है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो न्यायालय का कार्य जो है प्रभावित न हो और कार्य चलता रहे। अब जो है 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यदि किसी भी समय न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गण पूर्ति उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और परामर्श के बाद कर सकते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक हो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत रूप से योग्य होने के लिए लिखित रूप से अनुरोध करें। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाना अपेक्षित है। कहने का मतलब है कि जो फोरम होता है उसके लिए यदि जो है फोरम पूर्ण नहीं है तो वैसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और परामर्श के बाद, चाहे तो वह राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति से पहले से सहमति ले लें और परामर्श की स्थिति में क्या करना है, या परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के अंदर के मुख्य न्यायाधीश को ऐसी बैठकों के लिए उसे नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। इंग्लिश में है, if at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold the continued any session of the court,
the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation of the Chief Justice of High Court, concerned request in the writing the attendance at the sitting of the court as and ad hoc judge for such period as may be necessary for the judge of High Court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India. तो ये उन लोगों के लिए जो ये नहीं समझ सकते in this article 127 expressed that when the session quorum is not completed, then Chief Justice of India can take permission before the session or after. He can take the advice of the President of India for the appointment, and High Court judges who are eligible for this post can be appointed by the Chief Justice of India according to Article 127. यहाँ पर सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या बाद की अनुमति के पश्चात जो है हाई कोर्ट के जज के माध्यम से की जा सकती है। और इसी के अंदर जो है 127(2) में यह भी बताया गया है कि न्यायाधीश का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कार्यालय के अन्य कर्तव्यों की प्राथमिकता में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है, जबकि इसलिए उपस्थित होने पर उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे व कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हुए तो वहाँ उनका कर्तव्य यह है, जैसे हाईकोर्ट का कोई जो न्यायाधीश जो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ है तो उसका पहला कर्तव्य ये होगा कि वह अपने कार्यालय की जो प्राथमिक कार्य है उसको निष्कासित करे। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपने कार्यालय के कर्तव्यों को पूर्ण करने की, क्योंकि जिस ऑफिस में आप जिस पोस्ट पर हैं तो पहले उस कर्तव्यों को पूर्ण करना है। और जब उच्चतम न्यायालय के अंदर जिस उद्देश्य के लिए आपको इस अवधि के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस समय वहां पर आप उन कर्तव्यों को जब पूर्ण करेंगे तो उस समय वहाँ की जो क्षेत्र है, एरिया, कितने टेरिटरी में आपको काम करना है, आपकी शक्तियाँ क्या है, आपका विशेषाधिकार क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें प्राप्त है, उसका वो निर्वहन करेंगे। तो यहाँ पे उनके कर्तव्यों के विषय में बताया गया है। It shall be the duty of the judge who has been so designated in their priority to other duties of his office to attend the sitting of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, power and the privilege and shall discharge the duties of the judge of the Supreme Court. तो
यहाँ पर जो है, यहाँ पर आर्टिकल 127 यहाँ पर समाप्त होता है। अनुच्छेद 126 जिसमें एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई और इस नियुक्ति के पीछे उद्देश्य वही है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वह कार्य करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो अथवा वह किसी प्रकार से अनुपस्थित हो या अन्यथा अन्यथा में और भी कई कारण होते हैं जो तत्काल उसी समय उपस्थित होते हैं। इसके कारण जो है हो सकता है कि भाई कोई ऐसा मामला इन फ्यूचर या भविष्य में आ जाए जिसके कारण जो है वो पोस्ट में रीड करनी पड़े। हाँ, कई चीजें हो सकती है जीवन में, कोई भी घटना हो सकती है व्यक्ति के, है ना, मनुष्य है, तो वो सारी घटनाएं अन्यथा में शामिल हो जाती है। वैसे स्थिति में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार जो है यहाँ पर दिया गया और नियुक्त हुआ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उसी प्रकार से काम करेंगे जिस प्रकार से चीफ जस्टिस के पास पावर है वह करते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई। और इसके अंदर फोरम की बात की गई है कि जब कोई जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर फोरम पूरा नहीं है, जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है मीटिंग के लिए, मान लीजिए संविधान सभा की कोई संविधान की पीठ बनानी है या कोई भी मीटिंग होनी है जिसके लिए जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो वैसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वहाँ माननीय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या कुछ ऐसी अवस्था आने पर जो है परामर्श लेने के बाद जो है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो इस पोस्ट के लिए योग्य हो उसे अपॉइंट करें। यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई 27 से 27 के अंदर और उन्हीं तदर्थ न्यायाधीशों की एक कर्तव्य बताए गए कि व्हाट्स आर द ड्यूटीज ऑफ द एडॉप्ट जजेस। जो एडॉप्ट पर जजेस हैं उनकी ड्यूटी क्या है, तो नंबर 1 ड्यूटी उनकी यही है कि पहले आप अपने ऑफिस के कार्यों को प्राथमिकता दीजिए, उन कार्यों को करिए और उसके बाद जो है जिस उद्देश्य से आपकी नियुक्ति की गई है उस उद्देश्य को पूर्ण करिए। उस उद्देश्य को पूर्ण करते समय आपके पास जो क्षेत्र आपको जो क्षेत्राधिकार है वो आपको प्राप्त रहेगा। आपकी जो पावर्स है वहाँ पर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो वो पावर भी आपके पास रहेगी और विशेषाधिकार भी रहेगा। इनका निर्वहन करने की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 127(2) के। तो यहीं पर जो है ये बात समाप्त होती है और आज थोड़ी सी असुविधा जरूर हुई क्योंकि जो है टेक्निकल इशू है। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मीटिंग में पता नहीं कौन है जो एनिमेशन में जाने के बाद जो है स्लाइड के ऊपर अपना स्केचिंग करता है जिसकी वजह से स्लाइडें खराब हो जाती है तो उसमें लिखा होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वैसे ही जो है जो भी हमारे साथ इसमें एडमिन रहते हैं मोर में जाने के बाद इस
ऐप के अंदर मोर में जाने के बाद जो है ये जो एनेबल है एनोटेशन, अगर जो है उसको अगर क्लिक कर दें तो फिर ये शैतानी जो है नहीं हो पाएगी, क्योंकि शैतानी कोई ना कोई तो करता ही है। जैसे की मीटिंग में शामिल जब भी होता है तो ये शैतानी करता है, तो इसको भी देखने की जरूरत है कि कहाँ से हो रही है, कौन करता है, और ये पकड़ में आ सकती है। और अगर ये पकड़ में आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करने के बाद जो है उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि वह मीटिंग को बाधित करने का कार्य जो कर रहा था, ये एक आपराधिक कार्य है और उसको आपराधिक विधियों के अंतर्गत दंडित करने के लिए एफआईआर भी की जा सकती है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी व्यक्ति है ऐसा काम ना करे, और अगर वो ऐसा करता रहता है तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल सकता है। एसपी और दिमाग होगा, ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उसके ऊपर ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो। अब आप लोग अपनी कार्रवाई आरंभ करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही